वास्तु में हम सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में उस जगह के पर्पस को डिफाइन करते हैं कि उस जगह का पर्पस वास्तव में है क्या। किसी का ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर उसको पैसा भी कमाना है, क्लाइंट भी चाहिए, लोगों के साथ जुड़ाव भी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोगों की इंटरनल पॉलिटिक्स को भी टैकल करना है, गवर्नमेंट सिनेरियोस को भी देखना है और हर चीज का ध्यान रखना है। जब जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में एक पर्टिकुलर स्पेस का पर्पस डिफाइंड जो होता है वहां प्रॉब्लम आती है, तो उस जगह को ठीक करने की विधि का नाम है वास्तुशास्त्र। आई वेलकम यू ऑल टू द वर्ल्ड ऑफ मिस्टिकल साइंसेस विच इज वास्तु शास्त्र। वास्तु में मैंने आप लोगों को सबसे पहली चीज ग्रुप के अंदर क्या भेजी? सबसे पहली चीज मैंने आपको भेजी मेडिटेशन। तो आज ये मेडिटेशन करनी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और मेडिटेशन से वास्तव में होता क्या है? मेडिटेशन से दो चीजें होती हैं। पहली चीज, आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर जो कचरा भरा होता है वो निकलना शुरू हो जाता है और जो चीजें आपका माइंड ग्रैब करना शुरू करता है उसको सूक्ष्म रूप से, पूर्णता से अपने मन के अंदर ग्रहण करके उसके अंदर से अच्छी चीजों को निचोड़ कर बाहर निकालता है। और दूसरी चीज, आप किसी भी चीज को अच्छे से आत्मसात कर सकते हैं और उसमें सही क्या है, गलत क्या है, उसका शोध भी कर सकते हैं। मेडिटेशन का वास्तुशास्त्र की विधि या इस विद्या से क्या लेना देना? हम लोग जिस विद्या को पढ़ने जा रहे हैं इसका मैंने सबसे पहला नाम आपको दिया मिस्टिकल साइंसेस, यानी कि रहस्यमय विज्ञान। कोई भी चीज जो रहस्यमय है उसके लिए आपका अंतर्मन क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है वो करती है आपकी इंट्यूशंस। इंट्यूशंस हर किसी व्यक्ति को बाय डिफॉल्ट आती है। बचपन से लेकर आज तक आपको बहुत बार कुछ चीजें लगती होंगी, यार मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा होगा, और वो चीजें हो जाती हैं। वो चीजें होती क्या है? वो होती है आपकी इंट्यूशंस। आपको पता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये इतना बेहतरीन ट्रेंड होता है कि आप इससे जो कराना चाहें वो करवा सकते हैं। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम बचपन से बड़े डर के अंदर जीते हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान में हमारी अपब्रिंगिंग हुई। यहां दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य है हमारी अपब्रिंगिंग में कुछ छोटे छोटे डर। बिल्ली रास्ता काटेगी तो हमारे साथ बुरा होगा। बुरा होगा या अच्छा होगा? कोई बता सकता है क्या मुझे? बिल्ली के रास्ता काटने से बुरा होता है या अच्छा होता है? यू कैन रेज योर हैंड। अंशुमन। सही डिपेंड्स ऑन आवर माइंड। अगर हम लोग उसको मानो तो बुरा होगा और अगर नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। सो हम लोग ठीक, अपने माइंड को जो इंटेंशन देंगे, अगर बिलीव करने लगे तो डेफिनेटली वही रेसिप्रोकेट होगा। बहुत अच्छा जवाब है इनका। बिल्ली के रास्ता काटने से क्या होता है? अच्छा होता है या बुरा होता है? बचपन से अगर आप में से किसी व्यक्ति को यह बताया गया बिल्ली रास्ता काट गई अशुभ होता है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज को परसीव कर लिया कि बिल्ली के रास्ता काटने से बुरा होता है। बेचारी बिल्ली का कोई कसूर भी नहीं। लेकिन सच बताऊं तो जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपके सामने अगर कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपके साथ बुरा होगा, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इस चीज को फीड कर लिया कि बिल्ली के रास्ता काटने से बुरा होता है। जब बिल्ली रास्ता काटेगी, आपका दिमाग यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके यूनिवर्सल कॉन्शियस को एक सिग्नल भेजता है, नाउ इट्स द टाइम कि कुछ बुरा हो, और वो बुरा हो जाता है। वहीं पर अगर आप ये माने मुझे बिल्ली दिख गई मेरे साथ अच्छा होगा, तो आपके साथ जीवन में चीजें अच्छी अच्छी ही होंगी। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आज से आप लोगों को हर रोज कम से कम 5 मिनट डेली मेडिटेशन जरूर करनी है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका माइंड इतना काम होना शुरू हो जाएगा कि उसके बाद जैसे आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, कोई व्यक्ति आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो आप अपने घर में बैठे बैठे ये चीज बता दोगे, अरे तुम्हारे घर में क्या इस दिशा में कुछ ऐसा कुछ रखा हुआ है क्या? एंड देन मैजिक विल हैपन। हम इस वास्तुशास्त्र की विद्या को दो अलग अलग तरीके से सीखेंगे। वन इज प्योरली थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, सेकेंड इज प्योरली इंट्यूटिव। और इंट्यूशन कैसे आती है? जब आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज होती है, तब आप जब उस चीज को कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ करके बिठाते हैं,
तो उसी से आपको इंट्यूशन आती है। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को आज की क्लास में एक गिफ्ट देना चाहता हूं, जो गिफ्ट है पिनाकल वास्तु की मॉर्निंग मेडिटेशन क्लासेस। हम लोग मंडे से मॉर्निंग मेडिटेशन क्लासेस शुरू करेंगे, जिसका लिंक आप लोगों को आपके ग्रुप में मिल जाया करेगा। टाइमिंग विल बी अप्रोक्सीमेटली 5:30 से 6 के बीच बीच में, जिसमें डेली आपको प्रोफेशनल पिनाकल वास्तु के फ्रेंचाइजीज ट्रेनर्स आपको मेडिटेशन कराएंगे, सिखाएंगे, धीरे धीरे आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। और ये चीज सिर्फ आप ही के बैच के लिए नहीं है। मंडे से हम इस चीज को कुछ इस स्वरूप में शुरू करेंगे कि जिससे पूरी पिनाकल वास्तु की जितनी स्टूडेंट कम्युनिटी है वो इस चीज को ज्वाइन कर सकती है, इसका लाभ उठा सकती है। और ये चीज एक हफ्ता 2 हफ्ते नहीं चलेगी, ये साल में सिर्फ और सिर्फ 365 दिन चलेगी। तो यानी कि आप हर रोज पिनाकल वास्तु के प्लेटफॉर्म में मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये लोगों की बहुत बड़ी दुविधा है, सर जी अकेले मेडिटेशन होती नहीं, इसके लिए कुछ गाइडेंस चाहिए। तो ये आप ही के बैच से और आज ही से इस चीज को हम शुरू कर रहे हैं। तो वास्तु शास्त्र को शुरू करते हैं 5th स्टैंडर्ड से। 5th स्टैंडर्ड माने पंच तत्व। हम लोगों ने बचपन से ही पंच तत्वों को देखा, पंच तत्वों को जाना, पंच तत्वों को समझा। आखिर ये पंच तत्व ही हैं जिनसे सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। ये पंच तत्व हैं जिनसे एक इंसान बना। ये पंच तत्व हैं जिसमें यूनिवर्स की हर एक एनर्जी बनी और यूनिवर्स की हर एक चीज क्रिएट हुई। पंच तत्वों से बना है हमारा घर, पंच तत्वों से बना है इंसान, पंच तत्वों से बनी है यूनिवर्स की हर एक चीज। और तो और पंच तत्वों से ही बने हैं हमारे भगवान। ये पंच तत्वों से ही निर्मित है। मैं अक्सर एक चीज को देखता हूं कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो सच में बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड थे और उनको फ्यूचर बहुत अच्छे से दिखाई देता था। उन्होंने कई वर्ष पहले ही एक शब्द का निर्माण किया जो है भगवान, जिनमें उन्होंने पंच तत्वों को कुछ इस तरीके से संजोया और ये कहा कि जो भगवान का ध्यान रखेगा उसका जीवन पूर्ण रूप से अच्छा होगा, जो ध्यान नहीं करेगा उस व्यक्ति के जीवन में कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। भगवान, भ माने भूमि, ग माने गगन, व माने वायु, आ माने अग्नि और न माने नीर। भ ग व आ और न, ये भगवान शब्द हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया था इस वजह से, ताकि एक व्यक्ति इस शब्द के द्वारा सबसे पहले तो अपने शरीर में, जो हमारा आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारे शरीर के पंच तत्व सशक्त हों, सही हों, तो हमारा जीवन, हमारा शरीर निरोगी रहता है। और वास्तु शास्त्र में यह कहा जाता है कि अगर पंच तत्व हमारे घर में, हमारे दफ्तर में सही तरीके से निर्मित हो तो हमारा भवन जो है वो निरोगी रहता है। ये पंच तत्वों से भगवान शब्द बना, जिसको लोगों ने मोल्ड करके उसका ध्यान नहीं लेकिन ध्यान करना शुरू कर दिया। हमारे लिए जितने भी गॉड आइडल्स हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, वो यूनिवर्सल सुपर नेचुरल पावर्स है जो हमारे लिए अलग अलग मैसेजेस को देने के लिए आए। वो भी कई सारी कहानियां बनी हुई हैं। अगर हम भगवान श्री राम जी की बात करें तो भगवान श्री राम जी हमारे लिए आदर्शों के प्रतीक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। अगर हम भगवान श्री हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी आपको स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं, आपको पावर देते हैं, आपको बूस्टअप करते हैं। अगर हम कान्हा जी की बात करें तो वो अपनी अलग अलग लीलाओं से, अगर बचपन की बात करें तो वो नटखट कन्हैया के रूप में अपनी नटोरियसनेस को बताते हैं। अगर उनकी युवावस्था की बात करें तो वो प्रेम स्वरूप दर्शाते हैं। अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, जो हमें ज्ञान देते हैं, जीवन का हर एक मार्ग बताते हैं। जितने भी गॉड हुए, जितनी भी सुपर नेचुरल पावर्स हुई, वो हमें हमारे जीवन में एक मार्गदर्शन दिखाते हैं। उनके अंदर भी हम भगवान ढूंढते हैं, यानी कि उन्हीं के साथ हम अपने पंच तत्वों को संतुलित करते हैं। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने से होता क्या है? मंदिर जाने से हमारे शरीर के सातों चक्र बैलेंस होते हैं, हमारे शरीर के अंदर के तत्व संतुलित होते हैं और हमारे अंदर की मनोकामना हमारे सबकॉन्शियस माइंड से उस यूनिवर्सल
कॉन्शियसनेस में जाती है जो पूर्ण करती है। क्या ऐसी ही जगह हम अपने भवन को नहीं बना सकते कि एक व्यक्ति अपना एक ऑफिस क्रिएट कर रहा है, अपना एक शोरूम क्रिएट कर रहा है, एक दुकान क्रिएट कर रहा है, तो वहां पर एनर्जीज का प्रवाह कुछ इस हिसाब से बनाए कि वहां पर जब वो जाकर बैठे तो वहां पर जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो उसकी इच्छाएं हैं वो ऑटोमेटिकली पूर्ण होनी शुरू हो जाए। पंच तत्व हमारे किसी भी भवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं, और यही पंच तत्व हैं जो हमारी सारी की सारी रेमेडीज के अंदर भी काम आएंगे। इस कोर्स को शुरू करने से पहले एक और चीज बता दूं कि हमारी जितनी भी रेमेडीज होंगी ट्रीटमेंट के लिए वो इन पंच तत्वों के अंतर्गत ही आ जाएंगी। ना तो मैं कोई यंत्र बेचता हूं, ना मैं उसके बारे में बताता हूं, ना मैं कभी लगाता हूं। भले ही आप ये प्रोफेशनल कोर्स कर लो, भले ही आप सिद्धि तक पहुंच जाओ, मेरी रेमेडी वही रहेगी। ये नहीं कि वहां पर आकर रेमेडी चेंज हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि हम वो नेचुरल पावर हैं या हम वो पावर बनेंगे, लेकिन हाँ, इन पंच तत्वों का सही स्वरूप में अध्ययन करना बड़ा जरूरी है। तो क्या है ये पंच तत्व? अपनी हाथ की उंगलियों को इस तरीके से करेंगे और यहां से आप आज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे डब्ल्यू, यानी वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। इसको इस क्रम में समझना बहुत जरूरी है। वाटर माने जल, एयर माने वायु, फायर माने अग्नि, अर्थ माने पृथ्वी और स्पेस माने आकाश। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। इसको आप लिखेंगे WAFES। क्यों लिखेंगे? इसका पूर्ण रूप में क्या मतलब है या क्या जरूरत है? पंच तत्व। पंच तत्वों में ये पंच तत्व ही हैं जो एक दूसरे को बनाते हैं। ये पंच तत्व ही हैं जो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय भी करते हैं, और यही पंच तत्व हैं जो एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। पंच तत्व। आप मुझे प्लीज 5 मिनट का समय दीजिए, मैं स्क्रीन पर शिफ्ट करता हूं ताकि मैं इन पंच तत्वों को बोर्ड पर ड्रॉ करके आपको अच्छे से समझा सकूं। Okay, I'm audible and visible too. Kindly give me a thumbs up. So, हम लोग बात कर रहे थे पंच तत्वों की। तो पंच तत्वों में वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, इन पंच तत्वों का आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होगा थ्रू आउट वास्तुशास्त्र की जर्नी में, थ्रू आउट आपकी वास्तुशास्त्र की प्रैक्टिसेस में। ये पंच तत्व आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसमें आज की डेट में जैसे कि आप लोग सुन रहे होंगे, इस जगह पर ये रंग होना चाहिए, इस जगह पर ये रंग नहीं होना चाहिए, उन चीजों के बारे में तो हम समझेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को इस चीज का ध्यान भी करना है कि कहीं पर भी किसी भ्रांति के अंदर नहीं आना कि इस जगह पर ये रंग करेंगे तो बेटर होगा। इस चीज के बारे में अपने दिमाग में चीजों को बिल्कुल खाली करके आप इस विधि को बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो पंच तत्वों में हम लोग अभी बात कर रहे थे वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ये एक साइकिल है। हम लोग अभी बात करेंगे 3 तरह के साइकिल्स की। पहला साइकिल है साइकिल ऑफ क्रिएशन, दूसरा साइकिल है साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, और तीसरा साइकिल होता है साइकिल ऑफ कंट्रोल। साइकिल ऑफ क्रिएशन में वाटर क्रिएट्स एयर। अब इसको एक छोटी सी कहानी के स्वरूप में समझते हैं। पानी अगर जंगल में बरसता है तो वनस्पति पैदा होती है। एयर को हम वुड भी कह देते हैं या प्लांट्स भी कह देते हैं, क्योंकि हम एयर को देख नहीं पाते, लेकिन हमें जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। तो इसको एक कहानी के स्वरूप में समझने के लिए हमने एयर एलिमेंट को इसके साथ जोड़ दिया और कंबाइन कर दिया। एयर क्रिएट्स फायर। हाउ कम? सूखे पत्ते और लकड़ी से ही अग्नि प्रज्वलित होती है। उसी से जब अग्नि प्रज्वलित होगी, मेरा बोर्ड विजिबल है ना? जो भी कह रहे हैं मेरा बोर्ड विजिबल नहीं, तो आई थिंक उनकी स्क्रीन शफल हुई होगी। इट इज विजिबल टू एवरीवन आई थिंक। ओके, तो जब लकड़ी को हम जलाते हैं, सूखे पत्तों को हम जलाते हैं, तभी अग्नि प्रज्वलित होती है, तो एयर क्रिएट्स फायर। जब अग्नि बुझती है तो क्या बन जाती है? राख बन जाती है। तो वो राख किस चीज का रूप ले लेती है? मिट्टी का, जिसको हम बोलते हैं फायर क्रिएट्स अर्थ। उसके बाद अर्थ क्रिएट्स स्पेस।
इसको हम किस स्वरूप में लेते हैं? स्पेस को हम मेटल भी बोल देते हैं। आप लोगों ने बचपन में साइंस में पढ़ा होगा कि ऑल द मेटल्स हैव करेक्ट स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन। पढ़ते होते थे ना, 4-5 मॉलिक्यूल्स अटैच जब होते हैं तभी जाकर वो एक मेटल को बनाते हैं। तो वही चीज कहां से पैदा होती है? जितने भी प्रेशियस मेटल्स है, एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे निकलते हैं अर्थ से, जिसको हमने लिख दिया कि अर्थ क्रिएट स्पेस। और स्पेस यानी कि खुला आकाश, गगन। पानी को हम यहां पर क्रिएट नहीं कर सकते। हमें पता है कि हम अगर 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का मिलाएंगे तो पानी बन जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे जो पानी आता है, क्रिएट होता है, वो गगन से ही होता है। तो स्पेस क्रिएट्स वाटर। हम इसको इसी क्रम के अंदर याद रखेंगे। कैसे रखेंगे? WAFE और S वेव्स के माध्यम से इसको इसी क्रम से देखेंगे तो हमें यह समझ आएगा कि ये कौन सी थ्योरी है। ये है थ्योरी ऑफ क्रिएशन। इसके बाद एक बड़ी मजेदार बात है, ये पंच तत्व एक दूसरे को, आई एम सॉरी लेक्चर इज अगेन गॉन बट आई विल कंटिन्यू। ये पंच तत्व एक दूसरे को क्रिएट करते हैं और यही पंच तत्व हैं जो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय भी करते हैं। पानी ही है जो अग्नि को डिस्ट्रॉय करता है, विनाश कर देता है। पानी अग्नि का विनाश कर देता है। तो वाटर डिस्ट्रॉयज फायर। वो एयर एलिमेंट ही है जो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देती है। अर्थ को किस रूप में डिस्ट्रॉय करती है? आप लोगों ने कभी पौधे को मिट्टी से निकलते हुए देखा है? किसी ने देखा होगा। जब पौधा मिट्टी से निकलता है तो वो धरती को फाड़ कर निकलता है, धरती को चीर देता है, तब जाकर वो पौधा पनपता है। एयर डिस्ट्रॉयज अर्थ। उसके बाद फायर डिस्ट्रॉयज स्पेस। अब ये फायर स्पेस को कैसे डिस्ट्रॉय करती है? बेसिकली आप जब किसी भी मेटल की बात करते हैं तो उस मेटल को आप तोड़ मरोड़ तो सकते हैं, लेकिन अगर उस मेटल की आपको शेप चेंज करनी है या उसके एट्रीब्यूट को चेंज करना, यानी कि 2-3 मेटल्स को मिक्स करना है या उसको अलग एक स्वरूप दिखाना है, तो वो कैसे होता है? सिर्फ और सिर्फ अग्नि से पिघलाकर ही हम उस मेटल की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो फायर है वो स्पेस को डिस्ट्रॉय करती है। अर्थ जो है वही एकमात्र ऐसा एक एलिमेंट है जो वाटर को डिस्ट्रॉय करता है, या यूं कहें कि वाटर को वो होल्ड करता है। जब भी कहीं पर बाढ़ आती है, जब भी कहीं पर पानी अपना प्रकोप दिखाता है, तो वहां पर क्या कहते हैं? यहां पर मिट्टी का बांध लगा दिया जाए। जब भी कोई चीज एक क्लाउडेड फॉर्म में होती है तो वहां पर उस एलिमेंट को अर्थ एलिमेंट कह दिया जाता है, और वही पानी को रोक सकती है या पानी को खत्म कर सकती है। सिमिलरली स्पेस डिस्ट्रॉयज एयर। अब ये स्पेस एयर को कैसे डिस्ट्रॉय करती है? जैसे मैंने आपको बताया, स्पेस माने मेटल, मेटल माने लकड़ी की कुल्हाड़ी, वही है जो एयर को काटती है। पेड़ पौधों को काटने के लिए मेटल्स की जरूरत पड़ती है, तो वही है जो पेड़ पौधों को काटती है। एक छोटी सी कहानी के स्वरूप में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि एक थ्योरी ऑफ क्रिएशन और एक थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन होती क्या है। लेकिन ये थ्योरी ऑफ क्रिएशन और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन आप लोगों को वास्तविक तौर में कहां पर काम आएगी? ये 5 हमारे एलिमेंट्स हैं। वाटर एयर को क्रिएट करता है, एयर फायर को, फायर अर्थ को, अर्थ स्पेस को, और स्पेस वाटर को। सबसे पहले आपने ये समझ लेना है कि कौन सा एलिमेंट किसको क्रिएट करता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो बहुत ज्यादा इससे भी इंपॉर्टेंट है, वो हमें क्या समझना है? वो हमें ये समझना है कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्ट्रॉय करता है। कि वाटर डिस्ट्रॉयज फायर, फायर डिस्ट्रॉयज स्पेस, एयर डिस्ट्रॉयज अर्थ एंड सो ऑन। इसको याद करने का इजी तरीका बताता हूं आपने। अब हम सोच लेते हैं हमारे पास बोर्ड है ही नहीं, जब बोर्ड आएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन बंद होगी, तब इसको देखेंगे। अभी हम अपने हाथ से काम चलाएंगे। ये है वेव्स, वाटर एयर फायर अर्थ एंड स्पेस। वाटर क्रिएट्स एयर, एयर क्रिएट्स
फायर क्रिएट्स अर्थ, अर्थ क्रिएट्स स्पेस, एंड स्पेस अगेन क्रिएट्स वाटर। ये सर्कल समझ आया? इसका एक बहुत इजी तरीका, वाटर के बाद एयर को छोड़ दो तो वो फायर को डिस्ट्रॉय करता है, एयर के बाद फायर को छोड़ दो वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करता है, फायर के बाद अर्थ को छोड़ दो वो स्पेस को डिस्ट्रॉय करता है, अर्थ के बाद स्पेस को छोड़ दो वो वाटर को डिस्ट्रॉय करता है, और स्पेस के बाद वाटर को छोड़ दो तो वो एयर को डिस्ट्रॉय करता है। यानी कि एक एलिमेंट एक दूसरे को बना रहा है, और वहीं पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को एक छोड़कर दूसरे एलिमेंट को डिस्ट्रॉय भी करता है। आपको पता है कि इसी को हम सृष्टि का एक नाम कहते हैं, कि हमारे जीवन में बैलेंसिंग के लिए सिर्फ क्रिएशन जरूरी नहीं है, हमारे लिए बैलेंसिंग में एक डिस्ट्रक्शन भी जरूरी है। और डिस्ट्रक्टिव पार्ट अगर ना हो तो इस सृष्टि का विनाश हो जाए। समुंदर में कितने सारे जीव प्राणी रहते हैं, मछलियां रहती हैं, मगरमच्छ रहते हैं। लोग कहते हैं कि लोग उनको क्यों खाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनको खाना चाहिए, लेकिन अगर उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो एक दिन उनकी आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि वो बाहर इस धरती पर रूल करना शुरू कर देंगे। अगर जंगल में जितने हमारे जानवर हैं वो एक दूसरे को नहीं खाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जंगल में आतंक मच जाएगा। कहते हैं कि अगर किसी जंगल में हाथी ना हो तो उस जंगल का विनाश तय है। वहीं पर दूसरी ओर ये कहा जाता है कि एक हाथी ही है जो जंगल में विनाश करता है। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ जाती है? एक जंगल में पेड़ पौधे उगते हैं, खूब सारे घने हो जाते हैं। जब खूब घने हो जाते हैं तो उनके घने होने के बाद क्या वहां तक धूप पहुंचेगी? क्या जंगल के नीचे तक धूप पहुंच सकती है? नहीं। लेकिन हाथियों का झुंड जहां से निकलता है वो उन पेड़ पौधों को डिस्ट्रॉय करता हुआ निकलता है, जिसकी वजह से बाकी के जो जीव जंतु हैं वो जीवित रहते हैं उस धूप से जो उस जंगल में मिलनी चाहिए। ये हमारे जीवन में बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिनके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए दो थ्योरीज अभी तक ध्यान में रखिए, थ्योरी ऑफ क्रिएशन, वाटर एयर फायर अर्थ एंड स्पेस, और दूसरी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन, वाटर डिस्ट्रॉयज एयर, सॉरी वाटर डिस्ट्रॉयज फायर, एयर डिस्ट्रॉयज अर्थ एंड सो ऑन। इन थ्योरीज को जब आप ध्यान में रखेंगे तो आपको यहां पर फायदा क्या मिलेगा? हम जब आगे जाकर अपने घरों को पढ़ेंगे, किसी बिल्डिंग को पढ़ेंगे, तो हम वहां पर कुछ दिशाओं का अध्ययन करेंगे। वास्तुशास्त्र में जब आज मैं किसी व्यक्ति, जब आप लोगों से पूछ रहा था कि वास्तु की डेफिनेशन क्या है, तो मुझे था कि कोई व्यक्ति ये भी कहेगा कि वास्तु का मतलब है दिशाओं का शोध करना, दिशाओं को पढ़ना, दिशाओं को समझना। जब हम दिशाओं को पढ़ेंगे और समझेंगे तो हम साथ में ये देखेंगे कि हर एक दिशा किसी ना किसी एलिमेंट के अंडर भी आ रही है। वहां पर जब उस दिशा के अतिरिक्त एक एंटी एलिमेंट वहां पर आ जाता है तो उस दिशा के जो मूल गुण धर्म है उनमें प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में अग्निकोण, अग्निकोण कौन सी दिशा होती है? अग्निकोण होती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। जब हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन को पढ़ेंगे तो अग्निकोण को पढ़ेंगे। अग्निकोण का मतलब कौन सा कलर? विल गेट्स नोट्स ऑल्सो, यस यू विल गेट नोट्स ऑल्सो, डोंट वरी। अग्निकोण कौन सी दिशा है? अग्निकोण साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, जिसका अगर हम रंगों के बारे में अगर अध्ययन करें तो वो होता है लाल रंग। अगर हम एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन करें तो वो होता है फायर एलिमेंट। अब रंगों में ही अगर हम वाटर एलिमेंट का अध्ययन करें तो वाटर एलिमेंट होता है नीले रंग का या काले रंग का। अब अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, अग्निकोण में अपनी किचन तो बना लेते हैं। बहुत सारे लोग अपनी किचन को, जिनको वास्तु में थोड़ी सी नॉलेज है, साउथ ईस्ट में अपनी किचन बना लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ब्लंडर वहां पर क्या क्रिएट करते हैं? जो किचन की कैबिनेट्स हैं वो कैबिनेट्स को नीले रंग का बना दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो किचन के ऊपर पत्थर लगाते हैं उसको कौन से कलर का लगा दिया? उसको लगा दिया ब्लैक कलर का, जिसकी वजह से
आपने अग्नि तो चूल्हे के माध्यम से थोड़ी सी लाए, लेकिन वहां वाटर एलिमेंट खूब सारा ले आए। क्या वहां पर आप ये देखते हैं कि जो ये अग्नि दिशा है, पता है इसका मेन गुणधर्म क्या है? आपके जीवन में पैसे की रोटेशन लेकर आना। जब आप किचन को अग्नि कोण में ले आते हैं, वहां पर गलती से काले रंग का पत्थर लगा देते हैं, तो आप ये देखते हैं कि घर तो वास्तु के हिसाब से बनाया था, लेकिन वास्तु के हिसाब से घर बनाने के बावजूद भी जीवन में पैसे का प्रवाह अच्छा नहीं है। वो पैसे का प्रवाह अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि आप गलती से वहां पर एक एंटी एलिमेंट को ले आए। तो ये पंच तत्वों की जरूरत हमें अपने घर की हर एक दिशा में, हर एक कोने में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, और इनको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, और इनकी थ्योरी ऑफ क्रिएशन एंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी बड़े ही ध्यान पूर्वक हमें समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले पंच तत्वों की कुछ कलर्स, शेप्स और मेटल्स को नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं वाटर एलिमेंट में। तो वाटर एलिमेंट का जो कलर है वो है ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर। वाटर की जो शेप है वो शेप है वेवी, इस तरीके से जैसे लहरें होती हैं वो है वेवी। अब ये शेप्स आपको वास्तु में कहाँ काम आएगी? जब भी आप इंटीरियर्स कराते हैं तो क्या होता है, आपके इंटीरियर डिजाइनर बोलते हैं, आर्किटेक्ट बोलते हैं, यहां पर ये वॉलपेपर लगा लीजिए। वो वॉलपेपर के अंदर अगर वेव्स आ जाती हैं, तो मतलब आप गलती से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट को ले आए। वाटर का जो मेटल है वो है एल्यूमिनियम, वो है एल्यूमिनियम। एयर एलिमेंट का जो कलर है वो है ग्रीन कलर। एयर एलिमेंट की जो शेप है, यूं तो एयर एलिमेंट को किसी ने देखा नहीं, लेकिन जितने हमारे ऋषि मुनि थे, क्योंकि बहुत इंट्यूटिव थे, तो उन्होंने इसकी शेप को रेक्टेंगुलर शेप बताया। रेक्टेंगुलर शेप मींस एयर एलिमेंट। इसका जो मेटल है वो है स्टेनलेस स्टील। फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट का जो कलर है वो है रेड कलर। जो पर्पल कलर होता है ना, गहरा बैंगनी कलर, वो पर्पल कलर भी फायर की फैमिली में ही आता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं पर्पल कलर को वाटर एलिमेंट में। फायर की जो शेप है दैट इज लाइक दिस, ट्राइंगुलर। ट्राइंगुलर फायर का जो मेटल है दैट इज कॉपर। अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट की जो शेप है दैट इज स्क्वायर। अर्थ का जो कलर है दैट इज येलो। अर्थ का जो मेटल है दैट इज ब्रास। नेक्स्ट इज स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट का जो कलर है दैट इज व्हाइट एंड ग्रे। स्पेस की जो शेप है दैट इज सर्कुलर, राउंड। स्पेस एलिमेंट का जो मेटल है दैट इज आयरन। ये सारी चीजें आपको पूरे के पूरे कोर्स के अंदर बार बार काम में आएंगी। वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस के आप लोगों को कलर्स पता लग गए, आप लोगों को इनके मेटल्स पता लगे, और साथ में आपको इनकी शेप्स के बारे में भी पता लगा। अब जब आपको पंच तत्वों का इतना अध्ययन हो ही गया है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने घर के अंदर दिशाओं को समझने के ऊपर। हमारे एक पर्टिकुलर स्पेस में कितनी दिशाएं होती हैं, और इनके बारे में वास्तव में किसने इतना ज्यादा बताया और इतना डिकोड किया, इसका वास्तव में मूल स्वरूप क्या है, और इसको हमें समझना कैसे है, ये बहुत ध्यान पूर्वक समझिए। क्योंकि ये बेस है, बेस मजबूत होगा तो बाकी सारी की सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले बचपन में तो हमें चार ही दिशाओं के बारे में पता था। कौन कौन सी थी वो? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, ये चार दिशाएं हमें नॉर्मल पता है कि भैया ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। उसके बाद वास्तुशास्त्र में जैसे जैसे लोगों ने वास्तु को डिकोड करना शुरू किया, तो इनमें 8 दिशाओं का वास्तु, जिसको हम वैदिक वास्तु भी कह देते हैं, उसके अंदर काम करना शुरू किया, और उसके अंदर कई तरह के रिजल्ट्स को भी डिकोड करके बड़े अच्छे तरीके से लोगों को दिया। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक दिशा बनी जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में एक दिशा बनी जिसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट।
साउथ और वेस्ट के बीच में एक दिशा बनी जिसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन बनी जिसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। यहां तक भी सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे और अध्ययन हुआ तो चलन हुआ 16 दिशाओं का, कि 16 दिशाओं के वास्तु के ऊपर आज की डेट में बहुत ज्यादा चर्चा है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम भी हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये 16 दिशाएं कहां से आई, 8 दिशाएं कहां से आई, या ये 4 दिशाएं कहां से बनी? वास्तु के अंदर मूल रूप से ये दिशाओं का रोल क्या है? वास्तु में एक कहानी बड़ी ही प्रचलित है कि जब देवताओं और असुरों का मल युद्ध हो रहा था तो उनके पसीने की बूंदों से एक महाभूत उत्पन्न हुआ। तो देवताओं ने समझा कि वो एक और राक्षस आ गया, राक्षसों ने समझा वो एक और देवता आ गया, तो वो युद्ध वहीं थम गया। उस महाभूत ने एक इच्छा जागृत की कि उसको भूख बहुत लगी है, उसको कुछ खाना है। तो भगवान शिव ने उसे वरदान दिया, जा तू जो खाना चाहता है खा ले। तो उसने ये ठान लिया कि मैं तीनों लोकों को खाऊंगा, देवलोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक। इसको देखकर देवताओं और राक्षसों में खूब हड़कंप मच गया, जिससे जिससे वो अपनी गुहार लेकर ब्रह्मा जी के पास गए कि हे ब्रह्मा जी, भगवान शिव ने इस महाभूत को एक वचन दे दिया और भगवान शिव का वचन कोई काट नहीं सकता। अब इसका क्या किया जाए और किस प्रकार से इसको काबू किया जाए? तो ब्रह्मा जी ने 32 देवताओं की मदद से और 12 राक्षसों की मदद से उस महाभूत को पकड़ा और उसको औंधे मुंह जमीन पर लेटा दिया। और स्वयं ब्रह्मा जी उसकी पीठ के पीछे सेंटर में आकर बैठ गए और उन्होंने उस महाभूत को कहा कि हे काल पुरुष, तुम क्यों इतना आतंक मचा रहे हो? तो उन्होंने ये कहा कि हे ब्रह्मा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे अंदर देवताओं और राक्षसों की शक्तियों से, इनके पसीने की बूंदों से मिला हुआ एक ऐसा ऑरा है जिसकी वजह से मेरी भूख बहुत है। तो उन्होंने उस समय पर उस महाभूत को वास्तु पुरुष की संज्ञा दी और ये कहा कि आज से तुम मेरे मनस पुत्र हो। मनस पुत्र मतलब मेंटल एक्सटेंशन। आज से तुम मेरे मनस पुत्र हो। तीनों लोकों में कहीं पर भी किसी चीज का निर्माण किया जाएगा, जहां पर भी एक पर्टिकुलर एरिया डेजिग्नेट किया जाएगा, वहां पर जो व्यक्ति तुम्हारा ध्यान करेगा, ये देवता जो तुम्हारे ऊपर बैठे हैं ये उसे फल देंगे, और जो तुम्हारा ध्यान नहीं करेगा ये राक्षस उसे खा जाएंगे। ये कहानी है। इसमें जो महाभूत का सिर था वो वास्तव में किस तरफ था? वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ था। उसके जो पैर थे वो किस तरफ थे? वो साउथ वेस्ट की तरफ थे। जब ये प्रॉपर 45 देव शक्तियों की हम पढ़ाई करते हैं तो उसके अंदर ये देखते हैं कि ये वास्तव में हमारे जमीन के अंदर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थ एनर्जी फील्ड्स हैं, जिनको हम 45 देव शक्तियां कहते हैं, जिसमें 33 देवता होते हैं और 12 राक्षस होते हैं। जिसमें ब्रह्मा जी ने क्या कहा था कि जो तुम्हारा ध्यान रखेगा, लोगों ने उसको ध्यान करेगा समझेगा समझा या रखेगा समझा, वो बातें अलग हैं, लेकिन मूल भाव से क्या है कि जो यहां पर अलग अलग स्थानों पर बैठी हुई एनर्जीज का पालन करेगा, उस हिसाब से आपकी लाइफ में वो इंपैक्ट आएंगे। तो जब पहले 8 दिशाओं का वास्तु आया, तब जो ये देवता फील्ड, 45 देवता फील्ड इसी चक्र में आकर बैठ गए। तो जो 45 देव शक्तियां बैठी, उनको मोटा मोटा डिकोड करके प्लैनेट्स के साथ एसोसिएट करके कुछ रेमेडीज बनाई गई। लेकिन हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने अपनी एक इंटेलेक्ट लेवल से, अपने विजडम से इन 45 शक्तियों को कुछ इस तरीके से डिकोड करके ग्रुपिंग्स में बांधा
कि उनको 16 जोन्स में डिवाइड कर दिया, जिससे आपके घर के या किसी भवन के एक एक जगह को आप अच्छे से जब डिकोड करते हैं तो उन्हीं देव शक्तियों के तहत आपको रिजल्ट्स मिलते हैं और उसी के तहत आप अपने जीवन में प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, 8 दिशाओं का और निर्माण किया, जिसमें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में एक दिशा और बनी, जो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। बड़ा इजी है याद करना। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक दिशा और बनी, जो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में एक दिशा और बनी, जो है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो ये 8 से बन गई 16 दिशाएं। और अब सबसे मजेदार बात क्या है, हम जब इस वास्तु को अब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे किस हिसाब से। सपोज करिए कि ये एक घर है, हम अपने घर को जब ग्रिड करेंगे दिशाओं में, ये ग्रिडिंग आप लोगों को ये सारी दिशाएं पढ़ने के बाद सिखाई जाएंगी, अदरवाइज आप ये कोर्स कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि जब मैं बताऊंगा नॉर्थ ईस्ट में ये होने से ये होता है, ये होने से ये होता है, तो आपके दिमाग में प्रॉब्लम्स आएंगी। पहले सीखेंगे, रेमेडी सीखेंगे, फिर ग्रिडिंग करना सीखेंगे, राइट। तो हम जब एक घर को स्टडी करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से जोन्स को बांट लेंगे। ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है। इसको ऐसा करके क्या फायदा होगा, जितना भी एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया के एक गुण धर्म है। सेंटर से आपने एक एरिया को कट किया, उस एरिया के गुण धर्म है। आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को आप डिकोड करके देखेंगे कि कहीं उस एरिया में कोई एंटी एक्टिविटी, कोई एंटी एलिमेंट, एंटी ऑब्जेक्ट तो नहीं है जिसकी वजह से आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसको समझने के लिए थोड़ा और इजी करते हैं। थोड़ा और इजी कैसे करते हैं, आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक पिज्जा है, ठीक है। पिज्जा सुनकर मुंह में पानी नहीं लेकर आना, डिनर टाइम ऑलरेडी हो रहा है। अब अभी सिर्फ इमेजिन करना है कि आपके पास एक पिज्जा है, आपने उस पिज्जा को 16 स्लाइसेस में बांट लिया। पिज्जा की एक स्लाइस होती है ना, 16 स्लाइसेस में बांट लिया। वो एक जो स्लाइस है वो एक जोन है, वो एक स्लाइस का एक अलग गुण धर्म है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम उस एरिया के गुण धर्मों को जानेंगे और अपने जीवन में उस जगह को सही करके अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? क्लियर, ओके। तो जब हम बात करते हैं इन जोन्स की, तो कितने जोन हमने बात करी, 16 जोन्स की। इनको बांटते कैसे हैं, इनको इक्वल डिग्री से बांटते हैं, जो हम आगे जाकर सीखेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर भाग हमने अपने घर का बांट लिया जो सेंटर से आ रहा है, और वही एक भाग हमारे जीवन में एक प्रॉपर इंपैक्ट दे रहा है और एक प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइडर भी है। 16 जोन्स, ये 16 जोन हमारे जीवन के हर एक क्वेश्चन को आंसर करते हैं। ये 16 जोन क्षमता रखते हैं कि हमारे जीवन में हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इन 16 जोन्स में हम सबसे पहले शुरू करेंगे प्रणाम करके नॉर्थ ईस्ट जोन को। हर एक जोन के डिफरेंट डिफरेंट गुण धर्म है। नॉर्थ ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन का मतलब है इट इज अ जोन ऑफ क्लैरिटी। ये देता है आपको एक क्लैरिटी ऑफ माइंड। इसका एलिमेंट कौन सा है, इसका एलिमेंट है वाटर एलिमेंट। हमारे 16 के 16 जोन्स जो मैंने आपको बताए, वो 16 के 16 जोन्स
कुछ कुछ एलिमेंट्स में ही बटे हुए हैं, तो आप उनको नोट कर सकते हैं पहले कि कौन कौन सा जोन किस किस एलिमेंट का है। और ये इसी क्रम अनुसार है। किस क्रम अनुसार आ जाते हैं ये, बड़ा ही इजी है इस चीज को भी समझना। जैसे कि हम लोगों ने अभी बात करी, सबसे पहले नॉर्थ, फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। इधर को आ जाए तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये जो एरिया है इसको गवर्न करता है वाटर एलिमेंट। उसके बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, इसको गवर्न करता है एयर एलिमेंट। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, इसको गवर्न करता है फायर एलिमेंट। साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, इसको गवर्न करता है अर्थ एलिमेंट। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इसको गवर्न करता है स्पेस एलिमेंट। क्या अभी हमने जो पंचतत्व पढ़े थे वो इसी क्रम में पढ़े थे? हमारे घर में भी ये पंचतत्व इसी क्रम में चलते हैं, किसी भी बिल्डिंग में भी ये पंचतत्व इसी क्रम में चलते हैं। तो हम जैसे कि जोन्स की शुरुआत कर रहे हैं, देवभूमि देव स्थान नॉर्थ ईस्ट जोन, जिसका तत्व है जल तत्व। ये नॉर्थ ईस्ट जोन सबसे पवित्र स्थान होता है किसी भी भूमि के अंदर। नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट गवर्न करता है हमारे माइंड को, नॉर्थ ईस्ट गवर्न करता है हमारे ब्रेन को। जब भी कभी आपको यह लगता है कि आपका दिमाग सुचारू रूप से चल ही नहीं रहा, जब भी ये लगता है कोई विजडम आ ही नहीं रहा, जब भी ये लगता है कि जीवन में बहुत सारी उलझने हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो समझ लो कि उस भवन के नॉर्थ ईस्ट जोन में कोई बहुत बड़ा फॉल्ट है। नॉर्थ ईस्ट, ये जगह सबसे पवित्र मानी गई है और इस जगह को हम किसी भी भवन के अंदर देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। यहां पर वास्तु पुरुष का सर होता है और हमारी जो ब्रेन की एनर्जीज है, हमारा जो सर है, उसको भी गवर्न करता है नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जोन है जो वास्तव में हमारे जीवन में हमें आगे लेकर जाने के लिए, हमें हमारे जीवन में तरक्की का राह दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप सब लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी, $1 मिलियन आइडिया। बट यहां पर मैं ये कहता हूं, $1 मिलियन आइडिया ऑलवेज कम्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट जोन। ये वो जगह है, अगर आपके घर में, अगर आपके दफ्तर में, अगर आपकी फैक्ट्री में ये जगह की एनर्जी पूर्ण रूप से सशक्त है, तो आपका दिमाग कुछ इस प्रकार से चलना शुरू हो जाता है, आपके दिमाग में आइडियाज कुछ इस प्रकार से आने शुरू हो जाते हैं कि आप जीवन में एक सही राह पकड़ते हैं और जीवन में तरक्की के राह पर ऑटोमेटिकली चल पड़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट, इट इज द जोन ऑफ इनसाइट्स। ये वो जगह है जहां पर ईश्वरीय शक्ति से, अगर मैं स्पिरिचुअली बोलूं, या अगर मैं एनर्जीज के मामले में बताऊं, तो ये वो जगह है जहां पर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ऐसे आइडियाज आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा स्थान है जिससे आप किसी भी व्यक्ति की पीड़ा को समझकर, उस व्यक्ति की पीड़ा को रिजॉल्व करने के लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा आइडिया निकालते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति की पीड़ा तो रिजॉल्व होती है, लेकिन आपका जीवन बदल जाता है। यस, ये वो स्थान है जो आपके दिमाग में आइडिया लाता है, $1 मिलियन आइडिया।
क्या कभी किसी ने सोचा था कि हमारे घर बैठे बैठे 10 मिनट में खाना हमारे घर पे कहीं से भी डिलीवर हो जाएगा? क्या कभी किसी ने सोचा था कि हम जितनी देर में मार्केट जाकर सामान लेकर आते हैं, उससे पहले हम कुछ भी ऑर्डर करेंगे तो हमारे घर पर सामान डिलीवर हो जाएगा? ब्लिंकिट, जोमेटो। आपको कहीं पर शादी विवाह में जाना है लेकिन आपके पास गाड़ी नहीं है, इस वजह से आप बाइक पर नहीं जा पा रहे हो और वो शादी विवाह कैंसिल कर देते हो। आज की डेट में गाड़ी नहीं है लेकिन कितनी कैब्स आपकी सर्विस के लिए हैं जो 5 मिनट में आपके पास पहुंच जाती हैं। आप कहीं पर भी खड़े हो, आपको कोई भी सर्विस मिल रही है जिससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो रही है। हर तरह के ऐसे आइडियाज कहीं से तो जनरेट हुए। कभी कभी तो दिमाग में आता होगा ना, यार ये लोग भी तो हमारे जैसे ही हैं। किसी एक रोमियो ने कंपनी क्रिएट करी, फेसबुक, अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए करी थी, जो सुनने में आया था। मार्क जकरबर्ग, कि इतने सारे लोगों में मैं व्यक्तियों को जोड़कर एक व्यक्ति को ढूंढूंगा। आज की डेट में दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में उस व्यक्ति का नाम आता है, क्योंकि एक आइडिया उसके दिमाग में आया जहां से लोगों को एक डिफरेंट मैनर में कनेक्ट किया जा सकता है। और ये आइडियाज की जरूरत आप लोगों को हर रोज पड़ती है। आइडिया, किसी को कुछ देने की भावना का आइडिया, किसी के सामने वाले के फायदे का आइडिया। आज मैंने आप लोगों को मेडिटेशन क्लासेस दी, ये कोई आइडिया नहीं है, ये आप लोगों को देने की भावना है, लेकिन कहीं से तो आई। पता नहीं कब जाकर, कैसे जाकर, कहां ये फायदा दे जाएगी। एक आइडिया। और साथ ही में आपका सशक्त दिमाग। जितने भी लोग अपने जीवन में कंफ्यूज रहते हैं कि वो क्या करें क्या ना करें, और जिन्हें अपने जीवन का राह ही नजर नहीं आता, उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल जोन है वो है नॉर्थ ईस्ट जोन। और ये नॉर्थ ईस्ट जोन इतना पवित्र है, इसको देवभूमि कहा जाता है। इसीलिए इस जगह पर घरों में या दफ्तरों में मंदिर बनाना सबसे ज्यादा रिकमेंडेड कहा गया है। मंदिर, मंदिर जहां पर इस जोन में सबसे ज्यादा फायदेमंद है, वहीं पर मंदिर इस जोन में सबसे ज्यादा खतरनाक भी है। टेम्पल। अक्सर, आई एम रियली सॉरी टू ऑल द आर्किटेक्ट्स अगर मैं कुछ गलत मलत बोल दूं, पर थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें। अक्सर आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स आज की डेट में क्या करते हैं, एक क्लाइंट आता है उनके पास, घर बनाना है जी, ठीक है, थोड़ा बहुत वास्तु के हिसाब से भी बोल देना, बस ज्यादा नहीं करना, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत करने के चक्कर में मंदिर कहां पर आएगा, नॉर्थ ईस्ट में, और किचन कहां पर आएगी, साउथ ईस्ट में। ये दो चीजें मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर आर्किटेक्ट को पता ही है, जो गलत नहीं है, जो बिल्कुल सही है। लेकिन लोगों की तो भावना ही इतनी ज्यादा परमात्मा के प्रति हो जाती है कि वो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना देते हैं, और कई लोग तो पूरा उसको लाल रंग का बना देते हैं। कई लोग लाल रंग का नहीं भी बनाते तो उसके अंदर जो कारपेटिंग करते हैं, मैट बिछाते हैं, लाल रंग का रख देते हैं। अब धीरे धीरे समझ आएगा पंच तत्व क्यों पढ़ा रहा था। वाटर डिस्ट्रॉयज फायर, एनिमी एलिमेंट आ गया। ये जगह किसकी है, वाटर की। यहां कौन आ रहा है, फायर। किसने बोल दिया कि लाल रंग भगवान का रंग है, लाल रंग से रिप्रेजेंट करती, लाल रंग से रिप्रेजेंट की जाती है माता रानी। बेसिकली माता रानी का श्रृंगार, माता रानी का श्रृंगार लाल रंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी व्यक्ति का नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, वो माता रानी का श्रृंगार लाल रंग से करे। लेकिन क्या आपने देखा है कि जितने भी मंदिर होते हैं वहां पर ज्यादातर लाइट येलो कलर से, क्रीम कलर या व्हाइट कलर से ही मंदिर का निर्माण किया जाता है। कभी भी लाल रंग को नॉर्थ ईस्ट में मंदिर में नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या क्या देता है। अब यहां से हम थोड़ा थोड़ा एलिमेंट्स के गुण धर्मों को भी समझना शुरू करेंगे। लाल रंग यानी कि फायर एलिमेंट आपके अंदर गर्मी को जगाता है।
लाल रंग आपके अंदर अग्रेशन को भी देता है। नॉर्थ ईस्ट किस चीज की जगह है? आपके सर की जगह। अगर आपने गलती से नॉर्थ ईस्ट के अंदर मंदिर बनाया और साथ में लाल रंग दे दिया, तो उस घर में इतने ग्रह क्लेश होंगे लोगों के गुस्से की वजह से, ओवर एंगर इश्यूज की वजह से, कि लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि ये हो क्यों रहा है। क्योंकि हर समय पर दिमाग क्या रहेगा? हर समय पर दिमाग बहुत ज्यादा गर्म रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में लाल रंग आने की वजह से उस जगह के गुण धर्म तो स्पॉइल होते ही हैं, साथ ही में आप अपने जीवन में जितने भी डिसीजंस लेते हैं उन डिसीजंस को भी गर्म दिमाग से लेते हैं, जिस वजह से एंड ऑफ द डे आपको बहुत सारे लॉसेस मिलते हैं। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि अपने जीवन में जितने भी डिसीजंस लेने चाहिए ठंडे दिमाग से लेने चाहिए। ये जगह ठंडक की है, ये जगह जल तत्व की है। गलती से यहां पर अग्नि आ गई, गलती से यहां पर लाल रंग आ गया, तो आपने उस जगह के गुण धर्मों को और स्पॉइल कर लिया। दूसरी चीज, मंदिर में अक्सर लोग क्या करते हैं, अगेन क्षमा चाहता हूं, लोग भगवान का बूफे लगा कर रखते हैं। जितने लोग ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में अगर मंदिर बनाएंगे और एक ही भगवान की ड्यूअल मूर्तियां अगर आपने उस मंदिर में रख दी, तो आपके माइंड में हमेशा ड्युअलिटी ही रहेगी। आप कभी भी एक पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले पाओगे। हमेशा ये लोग क्या कहते हुए पाए जाएंगे? यार समझ में नहीं आ रहा, ये करूं या ये करूं। दीज पर्सन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑप्शन इन देयर लाइफ। अपने अपने घरों में झांकना शुरू कर देना, नॉर्थ ईस्ट में डबल चीजें क्या है, तो माइंड में ड्युअलिटी नजर आ जाएगी। भगवान की ड्यूअल प्रतिमा कभी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैंने इस क्लास को शुरू करने से पहले क्या कहा था कि हमारे जितने भी गॉड आइडल्स हैं, ये सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो हमें एक उद्देश्य देने आए हैं। जैसे कि हम कान्हा जी की बात करते हैं, तो कान्हा जी का बाल स्वरूप, कान्हा जी का राधा जी के साथ एक स्वरूप, कान्हा जी अकेले उद्देश्य देते हुए का स्वरूप, ये अलग अलग स्वरूप आप एक मंदिर में लगा सकते हैं, क्योंकि हर स्वरूप आपको अलग उद्देश्य बताता है। गणेश भगवान जी शिव परिवार के साथ है और लक्ष्मी माँ के साथ है, वो अलग अलग स्वरूपों में है, तो उस तरीके से आप लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं किसी ने कान्हा जी की 4 मूर्तियां गिफ्ट कर दी, गणपति भगवान जी की 4 मूर्तियां गिफ्ट कर दी, तो हर मूर्ति को अपने मंदिर के अंदर लगा दिया। जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, अभी के लिए मैं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूं, किसी एक क्लास में मैं आपको मंदिर सारे जोन्स के अंदर क्या इंपैक्ट देता है उसके बारे में भी बताऊंगा। गॉट इट? लेकिन अभी शुरुआत कहां से करी है? भ्रांतियों से, कि हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर मंदिर तो बना लेते हैं, क्या ये मंदिर पॉजिटिव रिजल्ट देता है? पॉजिटिव तो बहुत देता है, लेकिन नेगेटिव कहीं ज्यादा दे देता है अगर इन चीजों का ध्यान नहीं रखते। मंदिर के अंदर एक और सबसे खतरनाक चीज, जो आपका एशेज का बॉक्स होता है, धूप अगरबत्ती चलाई, सब चीजों को जल प्रवाह करने के लिए डब्बे के अंदर डाल दिया। जितनी पवित्रता बाहर रख रहे हो उससे ज्यादा गंदगी वहां पर फैला रहे हो। जितनी गंदगी को नॉर्थ ईस्ट में रखोगे उतनी गंदगी, उतना ही कचरा आपके दिमाग में भरेगा, जो आपको जीवन में गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करेगा। ये नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है, एक ऐसा जोन है जो आपके दिमाग को कुछ इस प्रकार से गवर्न करता है कि आप अपने जीवन को किस तरीके से लेकर जाते हो। अभी तक तो स्पिरिचुअली स्पिरिचुअली पढ़ रहे हैं, इसको साइंटिफिकली एंड मेडिकली एक्सप्लेन करता हूं तो थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ आएगा। हमारे ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इसको अल्फा बीटा गामा के तहत भी कहा जाता है, या इसको हम जनरली अगर माने तो एक आम व्यक्ति के दिमाग की जो ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 12 से 18 के बीच में। जैसे हम लोग अभी आपस में बात कर रहे हैं, कभी थोड़ा गुस्सा आया, कभी थोड़े हाइपर हुए, कभी थोड़े लो हुए, नॉर्मल नॉर्मल एक दिमाग चलता जा रहा है। 12 से 18, जिसको हम कहते हैं मैंगो मैन, आम आदमी की जिंदगी। 18 से
24 के बीच में जिनकी ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी चली जाती है वो बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहते हैं, बहुत ज्यादा तेज तेज बोलते हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें ये काम करने के लिए दिया गया था, तुम इस हिसाब से फटते हो और इतनी तेज तेज बोलते हो कि ना तुम्हें समझ लग रहा होता है कि तुम क्या बोल रहे हो, ना सामने वाले व्यक्ति को समझ लग रहा होता है कि चाहते क्या हो। 24 से 30 में आपका ब्रेन डेड होना शुरू हो जाता है, 30 से ऊपर आप कोमा में चले जाते हो। ये हमारी ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसीज है। किसी भी न्यूरो साइकियाट्रिस्ट के पास, न्यूरो सर्जन के पास जाएंगे, उनके पास मशीन्स होती हैं जो आपके दिमाग के ऊपर कुछ कुछ चीजें लगा के वो ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसीज को कैप्चर कर लेती हैं कि कितने पर चल रही है। जितने भी लोग अपने जीवन में सफल होते हैं, यानी कि जिनके डिसीजंस अच्छे जाते हैं, उनकी ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी लाइक करती है 8 से 12 के बीच में। आप अक्सर ये देखते हो, कई बार सोचते हो कि यार ये व्यक्ति ना जो भी काम कर ले मिट्टी को सोना बना देता है, इसके डिसीजंस बड़े अच्छे रहते हैं। 5 से लेकर 8 तक जिनकी ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो होते हैं हमारे धर्म गुरु, जो तपस्या के मोड में रहते हैं, जो मोक्ष की कगार पर आ जाते हैं, जिन्हें नॉर्मल दुनिया से ज्यादा लेना देना होता नहीं। ये लोग जिनकी ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी 5 से 8 के बीच में होती है, ये आपको कुछ भी कह दे वो सत्य हो जाता है। 2 से लेकर 5 के बीच में जिनकी ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसीज होती हैं, अगर आप उनके हाथ से पानी भी लेकर पी लो तो वो अमृत का काम करता है। वो कम बोलते हैं लेकिन जो उन्होंने बोल दिया फिर उसको कुदरत भी टाल नहीं सकती। 0 से लेकर 2 तक की ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी वाले लोग आज के युग में तो लुप्त ही हो गए हैं। वो महाज्ञानी थे जिन्होंने हजारों साल पहले धरती पर बैठे हुए ये बता दिया था कि आकाश में कितने ग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं, धरती से सूर्य, धरती से चंद्रमा, धरती से मंगल की दूरी कितनी है। आज की डेट में नासा हमारे 12,000 15 साल पुराने ग्रंथों को टटोल कर आज की रिसर्च से उन चीजों को मैच कर रहा है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों की तपस्या से कुछ ग्रंथों के अंदर संजो दी थी, जिनको हम लोग आज वास्तविक तौर में पढ़ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु। रामायण सीरियल देखा होगा ना सब लोगों ने, उसके अंदर होता था ना, अब मेरे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हुआ, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, और गायब हो जाते थे। वो गायब होने का मतलब ये नहीं था कि वो सच में गायब हो जाते थे, लेकिन उनका एक ब्रेन उस लेवल पर काम करता था कि वो कुछ भी कर सकते थे। यूके में एक मैजिशियन है, आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, कहीं पड़ी होंगी, नाम नहीं याद आ रहा। वो मैजिशियन क्या करता है, सड़क पर चलता है, लोगों को बोलता है ओके लुक एट मी, और अपने आप को इस तरीके से कंट्रोल करता है कि धरती से ऊपर हवा में उड़ना शुरू करता है, कहीं पर कुछ भी चीज प्रकट कर देता है। उसके ऊपर साइंटिस्ट ने रिसर्च करी थी कि इसकी ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी 0 से 2 के बीच में चलती है। हमारी आम आदमियों की ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी किस पर चलती है, 12 से 18। लेकिन क्या कोई ऐसा जादू मंत्र है कि ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी कम की जा सकती है? सबसे पहली चीज सहनशीलता और ठंडा दिमाग। दूसरी चीज सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन। जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे ये हजारों साल तपस्या करते थे, जिसको हम आज के युग में मेडिटेशन कहते हैं। इनके सातों चक्र संतुलित होते थे और साथ ही में इनको परम ज्ञान होना शुरू हो जाता था। आज की डेट में जितने भी बड़े बड़े बिजनेस पर्सन हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन में तरक्की करी है, कुछ पाया है, आपने देखा है कभी अंबानी का चेहरा देखना, अदानी का चेहरा देखना, बिल गेट्स का चेहरा देखना, यू विल फील कामनेस ऑन देयर फेसेस। कभी उनके चेहरे पर आपको एक अलग अग्रेशन दिखाई नहीं देगा। उनका अग्रेशन उनके अंदर है, काम करने का। चेहरा बिल्कुल शांत। उनके घरों के अंदर, उनके दफ्तरों के अंदर
उनकी बैठने की जगह पर एनर्जीज नॉर्थ ईस्ट की कुछ इस प्रकार से अलाइंड है कि उनका दिमाग अल्टीमेटली इस लेवल पर आ जाता है, जो कि ऐसे इंसाइट्स के साथ काम करता है जो दुनिया को परे की नजरों से देखना शुरू कर देता है। अरे हम लोग उस जगह तक उस चीज के बारे में सोच भी नहीं पाते जहां से उन लोगों की सोच शुरू होती है। यही है हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट जोन। अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को एनर्जाइज करके रखते हैं, क्लियर करके रखते हैं और धीरे धीरे मेडिटेशन करते हैं, तो आप ये पाते हैं कि स्लोली एंड स्टेडीली आपके जीवन में डिसीजंस कुछ ऐसे होने शुरू हो गए, आपका दिमाग ऐसा काम करना शुरू कर गया कि धीरे धीरे आपके जीवन में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर मंदिर रखने के लिए क्यों बोला गया था, क्योंकि पौराणिक समय में ना तो मोबाइल फोन थे, ना ही कोई ज्यादा डिस्ट्रैक्शन थी। लोग जमीन पर बैठकर आसन लगाकर आधा घंटा 1 घंटा कोई मंत्र चैंट करते थे या कोई चौपाई पढ़ते थे, जिससे कि उनका मन शांत होता था और वो यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होते थे। क्या सिर्फ मंदिर नॉर्थ ईस्ट में बनाने से प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है? मंदिर नॉर्थ ईस्ट में बना लिया, माथा टेक रहे हैं, दूसरे को बोल रहे हैं अरे बस आ गया 5 मिनट में, बस पूजा कर रहा हूं, बस आ गया, कोई फायदा नहीं नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाने का। लेकिन हाँ, अगर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर नहीं भी बनाया, इस जगह को साफ सुथरा रखना, स्वच्छ रखकर आप अपने जीवन में एक ऐसी कामनेस पा सकते हैं कि कोई बात नहीं, आई एम डूइंग दिस, आई विल डू दिस। और तब अपने आप ऐसे आइडियाज दिमाग में आपके आने शुरू हो जाते हैं कि हाँ, ये करने से मैं अपने जीवन को और बेहतर कर सकता हूं। इतने सारे लोग इतने काम कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं ये कहता हूं वास्तु आपको अलाइन कर सकता है, काम तो खुद ही करना पड़ेगा। मैं एक अच्छा भला फर्नीचर बिजनेसमैन था, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, पता नहीं कहां से इतनी मेडिटेशंस करके ये आया कि मैं पढ़ा सकता हूं। आज की डेट में 5 साल में मेरी लाइफ ऐसी ट्रांसफॉर्म हुई, ऐसी ट्रांसफॉर्म हुई, किससे? एक आइडिया से। और आइडिया क्या था? लोगों को सही भाव से सही चीज देने का, लोगों को वास्तुशास्त्र की विद्या से अवगत कराने का। वही एक आइडिया आपके जीवन को रूपांतरित कर सकता है। और वो रूपांतरण वास्तव में आता कहां से है? आपके घर के नॉर्थ ईस्ट के सही होने से। किसी व्यक्ति के नॉर्थ ईस्ट में डस्टबिन होगा तो वो क्या कहेगा? यार आइडिया तो बहुत आते हैं लेकिन कचरे के डब्बे में चले जाते हैं। किसी के यहां पर जब लाल रंग होगा या अग्नि होगी, वो क्या होगा? जो भी आइडिया आएगा उसको अग्रेसिवली बस कर लो, ये काम सोचना ही नहीं है। और फिर थोड़े दिनों बाद ऐसे लोग क्या कहते हैं? यार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी पर पैसे खराब हो गए। ये सारी चीजें गवर्न करती हैं हमारे ही घर के नॉर्थ ईस्ट जोन से। और साथ ही में हमारे घर में जो भिन्न भिन्न जोन्स हैं, ये अलग अलग चीजों को कुछ इस प्रकार से गवर्न करते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कोई प्रॉब्लम बोलेगा तो आप 1 सेकंड में डिकोड कर लोगे। कल हम नॉर्थ ईस्ट जोन को दोबारा शुरू करेंगे, टेम्पल्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में अगला जोन पढ़ेंगे जो है खुशियों का जोन। क्या आपने आज तक कभी ऐसा सोचा है कि हमारे घर में कोई ऐसा स्थान भी हो सकता है जो हमें खुश रखे? और क्या खुशियों से भी पैसे कमाए जा सकते हैं? हम ये चीजें कल की क्लास के अंदर स्टडी करेंगे और आज के पार्ट को थोड़ा रिवाइज भी करेंगे। अभी तक के लिए आपका होमवर्क, सबसे पहले आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उनको लिखो। अब जिन लोगों को ये दिक्कत है ना कि सर समझ ही नहीं आता कुछ, तो हम एंड में कौन सा जोन सबसे पहले देखेंगे? नॉर्थ ईस्ट। और जिन लोगों का घर वास्तु के हिसाब से बना हुआ है, जिनका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है, उनका तो सबसे पहले चेक करेंगे कि यहां पर दिक्कत क्या है। लेकिन अभी के लिए जबरदस्ती नहीं देखना मेरे घर के नॉर्थ ईस्ट में ये, मेरे घर के नॉर्थ ईस्ट में ये, नो। बट एक बात बता देता हूं, इस जोन से शुरू क्यों करता हूं? क्योंकि सबसे पहले तो ये परमपिता परमात्मा का जोन है और साथ में
ये वो जोन है जहां से आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। जहां पर आपका मन अस्थिर, समझ लो नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़। ठीक है जी। तो आज के आपके दो वर्क, पहला अपनी प्रॉब्लम्स को नोट करना और दूसरा पंच तत्वों को एक बार रिवाइज कर लेना। ये देख लेना कौन किसको क्रिएट कर रहा है, कौन किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। जैसे आज समझ में आ गया कि भैया लाल रंग नॉर्थ ईस्ट में नहीं सही है। सर क्या नॉर्थ में स्टेयर्स होना भी प्रॉब्लम है? सर ऐसे क्वेश्चन आप ना पूछेंगे तो बेहतर है। और अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप हैंड रेज करके पूछेंगे तो 3 दिन तक आपका सवाल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जब स्टेयर्स पढ़ेंगे, नॉर्थ पढ़ेंगे तो ही तो बताऊंगा। अभी तो हमने जस्ट आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास करी है। इट वॉज जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, राइट? इस स्मॉल इंट्रोडक्शन के तहत आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि वास्तव में ये वास्तु है क्या। अब दिशाएं थोड़ी थोड़ी दिखनी शुरू हो जाएंगी, थोड़ा थोड़ा रंगों को समझना शुरू हो जाए, समझ में आना शुरू हो जाएगा, राइट? ओके, वन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो अभी मेरे को लोग पूछ रहे हैं रिकॉर्डिंग के बारे में। आप लोगों ने सबने पिनाकल वास्तु की ऐप डाउनलोड करी होगी, आपको उसमें रिकॉर्डिंग का एक्सेस दे दिया गया है। अभी आधे घंटे बाद देखोगे आपके कोर्स के अंदर क्लास रिकॉर्ड्स में ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी। कल मॉर्निंग ये रिकॉर्डिंग क्लास रिकॉर्ड से मूव होकर करिकुलम के अंदर चली जाएगी, जो हम मैनुअली करते हैं। लेकिन किसी की भी कोई क्लास मिस होती है तो क्लास खत्म होने के आधे 1 घंटे बाद क्लास रिकॉर्ड्स के अंदर सेम डे की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है। अदरवाइज करिकुलम के अंदर आपको क्लास रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। दूसरी चीज, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप सब लोगों को आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स मिले होंगे, जिन लोगों ने आपकी एनरोलमेंट कराई होगी। कल आप लोगों को आपके रिलेशनशिप मैनेजर का व्हाट्सएप मैसेज भी आएगा कि आई एम योर रिलेशनशिप मैनेजर, जिससे कोई भी दिक्कत होगी तो आप पिनाकल वास्तु में पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ कनेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा सकते हैं। ठीक है जी। अब आप में से अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। वैसे आज कुछ डाउट वाला हमने सेशन किया नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू की है। धीरे 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 करके हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और वास्तु को अच्छे तरीके से ग्रहण करेंगे। हाँ, आज का एक तीसरा होमवर्क, पहली क्लास में मैं ये जरूर कहता हूं कि आपको कैसा लगा, कि ये विद्या को आप सीख पाएंगे या नहीं, और ये क्लास आपको कैसे लगी, इसका रिव्यू जरूर दें ग्रुप के अंदर लिखकर। मन करे तो दे, नहीं मन करे तो मत दे, उससे सिर्फ एक बूस्ट मिलता है। और अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत होती तो हम उसको भी सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप लिखना जरूर शुरू करें, कुछ भी है, पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग। होपफुली आप लोगों को आज की पहली क्लास ठीक ठाक लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी एनर्जीज के साथ अलाइन किए होंगे, जिससे आप अपने जीवन में इस विद्या को अच्छे स्वरूप में ग्रहण कर पाएंगे। ओके, मनिका अग्रवाल मैम, आपका क्वेश्चन प्लीज। जबरदस्ती वास्तु में कोई भी क्वेश्चन अभी मत पूछना, अभी मैंने शुरू किया है। यहाँ पर सीढ़ियां, यहाँ पर टैंक, आई टीच ईच एंड एवरीथिंग। किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा तो मेरी टीम उसका नेम नोट करेगी, एंड दैट पर्सन विल नॉट बी अलाउड टू आस्क क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट 3 days। मनिका जी। यस सर। सर गुड इवनिंग सर। सर मेरे को ये पूछना था, जैसे नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाते हैं सब, आर्किटेक्ट भी और सभी, तो उसमें ना कुछ ड्रॉर भी बनाते हैं, तो हम पूजा की सामग्री भी रख लेते हैं ड्रॉर में, जैसे कि अक्सर 2-3 दिए होते हैं ताकि वो पूजा का सामान मंदिर में ही रहे, और कुछ रिलीजियस बुक्स भी रख लेते हैं। रख सकते हैं मैम, सब चीजों को अरेंज करके रख सकते हैं। ठीक अभी है। तो धीरे धीरे कलर्स बताऊंगा, रेमेडीज बताऊंगा, कल मंदिर के बारे में और एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। मुझे पता है ठीक। मंदिर के साथ आपकी भावनाएं बहुत जुड़ी हुई हैं, तो मंदिर में कितने इंच की मूर्ति होनी चाहिए, कौन से कलर्स होने चाहिए, कैसा आसन होना चाहिए, वो चीजों के बारे में बताकर ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है जी। ठीक है। डाउट है नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस थिंग ओनली कि मैंने वो ओके। सब रिमूव किया, और और रिमूव करने से मुझे रियली वो सब रिजल्ट्स मिले जो आप अभी पढ़ा के हटे। चलो, दैट इज रियली 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 वेरी गुड मैम। मैं कि बता आपको नहीं इससे सकती आपको कि किस हिसाब से हमारे घर में जो बात बात पर आर्गुमेंट्स होते थे वो बंद हुए, वेरी पता गुड नहीं मैम। कैसे। चलो, बहुत बढ़िया मैम। क्यों, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल द सो बेस्ट। मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू। सर 1 मिनट, ये क्या करने से हुआ सर इनका?
प्लीज सॉरी। रेड कलर के फ्लावर्स हटाने से, मतलब बेसिकली रेड कलर हटाने से नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट से। हाँ जी मैम। प्रशांत जी। जी नमस्कार सर। प्रशांत। नमस्कार जी। जी हाँ सर। जी सर। सर चूंकि हम टेम्पल का बात कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट में सर, मैक्सिमम घरों में क्या होता है सर, मूर्तियां जब रखी जाती है तो रेड कलर के क्लॉथ्स नीचे बिछे होते हैं मैक्सिमम। सर हम कल बात करेंगे जी इसके बारे में, जी कौन से रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए, कैसे बिछाना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, लोगों ने लाल रंग को अपनी आस्था के साथ जोड़ लिया है। जी जी लाल रंग बड़ा ही डिवाइन कलर है। जी आप वहां पर अखंड ज्योत भी जलाकर रखें, वो डिवाइन है, वो जी फायर एलिमेंट में नहीं आती। जी आप जबरदस्ती लाल रंग क्रिएट कर रहे हैं, वो दिक्कत है। आप वहां पर माता रानी की मूर्ति रख रहे हैं, उनका लाल रंग का श्रृंगार कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी जी। लेकिन आसन लाल रंग का नहीं रखते, उसके बारे में हम कल एक बार बात करेंगे सर। राइट सर, थैंक यू सर, नमस्कार। मोस्ट वेलकम सर। मकरन जोशी जी। सुषमा मैम। गुड इवनिंग सर। सर जैसा आपने बताया कि एक गॉड की मल्टीपल मूर्तियां हम नहीं रख सकते मंदिर में, हाँ जी तो मैम। जैसे कि हमें गिफ्ट में गणेश जी के वो मिले सिल्वर के मूर्तियां छोटी छोटी या स्टोन में लगी हुई, तो उसको हमें फिर मैम अगर कहाँ रखना पहले चाहिए? से ही रखी हुई है कोई मूर्तियां तो फिर मत आ, रखिए, नहीं तो फिर पैक करके अपनी अलमीरा में रहने दीजिए, कहीं पर भी कोई उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। अलमीरा में रख सकते हैं, और अगर पहले से रखी हुई है तो उनका क्या करें मंदिर में? पहले से जो रखी है उनको तो रखी रहने दीजिए ना मैम। मैंने कहा एक होनी चाहिए। अब आपका मन है कि चांदी के रखने हैं तो पहले वाली हटा दो। ड्यूअल मूर्तियां नहीं रखते। अगर कोई गिफ्ट में एक्स्ट्रा आ जाती हैं तो उसको पैक करके अपने पास रखिए और आगे गिफ्ट कर दीजिए। हाँ जी चंदन सर सर ये थोड़ा सा मतलब एलिमेंट से रिलेटेड ही है, लेकिन अगर हम एडवांस पूछ लेंगे तो मना कर दीजिएगा सर। बट एक थॉट था सर दिमाग में सर। 5 एलिमेंट्स हैं, ये तो कॉस्मिक, हमारे घर में कॉस्मिक फॉर्म में ही होंगे जो एलिमेंट्स है, चाहे वाटर है, चाहे एयर है, चाहे फॉर्म ये है। अगर मान लीजिए किसी का एलिमेंट का नॉर्थ साइड का एलिमेंट थोड़ा कम हो गया और साउथ ईस्ट साइड का बढ़ गया है, तो क्या हम ये मान लें कि नॉर्थ का जो एलिमेंट है वही साउथ ईस्ट में चला गया, मतलब वाटर के फायर में चला गया? नहीं, ऐसे नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता। अब आपके शरीर में जब तापमान बढ़ता है तो ऐसा नहीं है ना कि फायर जो है वो वाटर में चलेगी। आपके शरीर में जब एक होता है ना, पानी बहुत ज्यादा पी लिया, पानी बढ़ गया, तो ऐसा तो नहीं है कि वाटर फायर में चला गया। इट इज नॉट लाइक दैट। यस फायर बढ़ गया, ये कम गया है, फायर बढ़ गया, लेकिन वाटर यस ही उधर चला गया, इट्स नॉट लाइक दैट। यस यस। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। डू टेक केयर, डू रिवाइज। गुड नाइट, बाय बाय।